हेलो एवरीवन। तो आपका जो पेपर होना है 17 फैब को, आई होप आप उसकी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो यहाँ पर मैं क्वेश्चन पेपर कोड 430/2/1 की जो केस स्टडीज़ है उनको सॉल्व करने जा रहा हूँ। ये केस स्टडीज़ इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन चैप्टर से केस स्टडीज़ आ जाती हैं। तो आप इसको अच्छे से देख के जाइए क्योंकि इन्हीं कॉन्सेप्ट पे ज़्यादातर पूछा जाता है। फॉर्मूला वही रहता है, थोड़ा बहुत घुमा देते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है हमारा 36। काइट फेस्टिवल इज अ पॉपुलर फेस्टिवल इन इंडिया which takes place during Makar Sankranti. ये हम सभी जानते हैं. The festival is celebrated by people flying kites from their rooftops. Reena and Ravi are also flying kites to enjoy the festival. The height of Reena's kite is 60 meters above the ground. The string attached to the kite is temporarily tied to a point on the ground, and the inclination of string with the ground is 30 degree. Ravi is flying a kite from 10-meter high building. His kite is also flying 60 meters above the ground, and length of the string used by Ravi is same as Reena's. Theta is the angle of elevation of Ravi's kite from the point on the rooftop. Now, based on the information, answer the following question. पहला है हमारा find the length of string used by Reena. अब रीना जो पतंग उड़ा रही है उसके स्ट्रिंग की लेंथ बतानी है। स्ट्रिंग मतलब ये जो है इसकी लेंथ बतानी है, ठीक है। तो क्वेश्चन का जो डायग्राम बनेगा वो ऐसे बनेगा। ये पतंग यहाँ पे उड़ रही है, ठीक है, रीना की, और ये 60 मीटर अबव है ग्राउंड से, जैसा कि आप देख सकते हैं, ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो क्वेश्चन में हमें दे रखा है, वो हमें 30 डिग्री दे रखा है, और स्ट्रिंग की लेंथ बतानी है तो इसको हम एक्स मान लेते हैं। ओके, अब ये हमने डायग्राम बना दिया है। सामने जो होता है उसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, और ये होता है हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो ले लेंगे, तो ये होता है हमारा साइन 30 डिग्री। ओके, तो परपेंडिकुलर है 60 और हाइपोटेनियस है एक्स। साइन 30 होता है 1/2, 60/x, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x की 1 से मल्टीप्लाई होगी और 60 की 2 से होगी, तो ये हो जाएगा 120 मीटर। ओके, तो पहले पार्ट का आंसर आ गया है, ये आ चुका है आपका 120 मीटर। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन में आगे आपने देखा था कि इन्होंने कहा था कि लेंथ ऑफ स्ट्रिंग यूज्ड बाय रवि इज सेम एज दैट ऑफ रीना। तो जो ये लेंथ आई है ना स्ट्रिंग की, वो इस रवि की जो स्ट्रिंग की लेंथ है उसके बराबर होगी। तो ये भी 120 है क्योंकि ये दोनों सेम दिया था। तो आगे हमारा हेल्प करेगा, इसको आपको ध्यान रखना है। अब हमें फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा। अब थीटा किसका एंगल है वो देख लीजिए। तो थीटा जो एंगल है वो रवि की काइट का एंगल है। और रवि के लिए हम डायग्राम अगर बनाएं तो ध्यान से समझिएगा। रवि क्या था, रवि हमारा यहाँ पर 10 मीटर हाई बिल्डिंग के ऊपर से काइट को उड़ा रहा था। तो मैं इसका डायग्राम बनाता हूँ। एक 10 मीटर हाई बिल्डिंग है, इसके ऊपर यहाँ पर रवि है, यहाँ से वो काइट को उड़ा रहा है जैसा कि आप देख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से आपको आपको एंगल बनाना पड़ेगा थीटा, ध्यान रहे। तो सामने जो लेंथ होगी ये 10 मीटर है, ठीक है। और क्वेश्चन में बोला गया है कि इसकी काइट भी 60 मीटर अबव है ग्राउंड के। अब यहाँ पे क्योंकि नीचे की हाइट भी दे रखी है 10, लेकिन जो टोटल हाइट है, टोटल ये पूरी, ये 60 मीटर है क्योंकि ग्राउंड यहाँ बिल्डिंग के बेस से होगा ना। तो ये पॉइंट आपको समझना है। अब बचा हुआ ये वाली वैल्यू कैसे निकलेगा, तो 60 में से 10 को माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 50 मीटर। ओके, ये पॉइंट ध्यान रखने था। और हमें ऑलरेडी बता दिया स्ट्रिंग की लेंथ जो कि है हमारी 120 मीटर। ओके, क्योंकि वो सेम थी रीना के स्ट्रिंग की लेंथ के। अब आपको वैल्यू निकालनी थी थीटा की। जो वैल्यूज दी हैं उन्हीं का रेशियो लेंगे। तो सामने परपेंडिकुलर, इसको बोलते हैं हाइपोटेनस। तो साइन थीटा, क्योंकि साइन थीटा ही निकालना था यहाँ पे, तो साइन थीटा बराबर हो गया हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। 0 से 0 कैंसिल, साइन थीटा की वैल्यू आ गई 5/12। तो हमारा सेकंड आंसर भी आ चुका है 5/12। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ये थर्ड पार्ट है। अब इसमें आपको दो पार्ट में से कोई एक करना होता है, यहाँ पे हम दोनों कर रहे हैं। इसमें क्या रखा है, इफ थीटा चेंजेस टू 60 डिग्री without changing the length of the string, what will be the height of Ravi's kite above the ground? 1.7 लेनी है। अब इस क्वेश्चन में अब मैं इसको यहाँ पे रब कर देता हूँ। यहाँ पे क्या रखा है आपको कि अगर स्ट्रिंग की लेंथ को चेंज ना किया जाए जो कि 120 थी, ओके, और हमको पता है कि ये जो ऊपर की लेंथ है ये तो 10 मीटर ही रहेगी क्योंकि बिल्डिंग 10 मीटर की थी, वो भी चेंज नहीं होगी। लेकिन यहाँ पर थीटा को चेंज करके 60 डिग्री दे दिया क्वेश्चन में। थीटा अगर 60 डिग्री है तो हमसे पूछा गया है कि जो रवि की काइट है ग्राउंड से कितना ऊपर उड़ रही है। तो रवि की काइट यहाँ पे कहीं उड़ रही है, तो आपको ग्राउंड से पूरा बताना है।
अब देखिए ये 10 था, इतना हिस्सा हमको नहीं पता, इसको हम कुछ मान लेते हैं h, तो टोटल कितना हो जाएगा 10 प्लस h, ओके, वो हम निकाल लेंगे। लेकिन हम यहाँ पर क्या करेंगे, रेशियो सिर्फ इतने ट्राइंगल में लगाएंगे क्योंकि ये ट्राइंगल हमारा राइट एंगल ट्राइंगल कवर कर रहा है। तो ये हो जाएगा हमारा, सामने है परपेंडिकुलर, इधर है हाइपोटेनस, एंगल है 60, तो ये हो जाएगा साइन 60। परपेंडिकुलर है h, ओके, 10 मत ले लेना क्योंकि नीचे वाली वैल्यू नहीं ले रहे हैं, हम सिर्फ इतने ट्राइंगल को कवर कर रहे हैं, अपॉन 120। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, h अपॉन 120, डिवाइड का 120 ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई में जाएगा, और ये 2 इसको कट कर देगा 120 को 60 टाइम्स, तो ये हमारा आ गया 60√3। अब क्योंकि √3 की वैल्यू दी थी 1.7, वहाँ रख लेते हैं, तो मल्टीप्लाई में 1.7, पॉइंट हटाया, जीरो बढ़ाया, जीरो से जीरो कैंसिल, 7 6 जा 42, 6 1 जा 6 प्लस 4 10, तो ये h आ गया हमारा 102 मीटर। लेकिन हमें बतानी थी टोटल हाइट, टोटल हाइट कैसे बन रही है 10 प्लस h, ठीक है, तो ध्यान रहे टोटल हाइट बन रही है 10 प्लस h, तो 102 में 10 जुड़ा तो 112 मीटर, इसका आंसर आ चुका है। ओके, सो आई होप आप समझ गए होंगे 112 कैसे आया, ध्यान रखें इस तरीके से क्वेश्चन करना है। नेक्स्ट, इसका बी पार्ट, what would have been the height of Ravi's kite above the ground if string has been had an inclination of 30 degree with ground assuming that length of string does not change। सेम क्वेश्चन है बिल्कुल डिट्टो, बस इन्होंने क्या किया है, इस बार एंगल को चेंज करके 30 डिग्री कर दिया है, स्ट्रिंग की लेंथ सेम रखी है इन्होंने, ओके। ये हाइट हमको नहीं पता लेकिन नीचे से पता था कि ये 10 था, तो ये भी 10 होगा, तो ये टोटल हो जाएगा आपका 10 प्लस h, जो कि आपको लास्ट में यूज़ करना है। फिर से वही काम, इतने ट्राइंगल में आप वैल्यू लगा लीजिए, ठीक है, इनका नाम भी आप रख सकते हैं, तो ये आपका हो जाएगा फिर से यहाँ पे 30 डिग्री है, सामने हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया हाइपोटेनस, तो साइन 30 बराबर h अपॉन 120। अब साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, h अपॉन 120, ऊपर जाएगा 120, तो इसको 2 कट कर देगा 60 टाइम्स, लेकिन ये टोटल वैल्यू नहीं है, ये h की वैल्यू आई है, सेम पिछले वाले केस की तरह। तो ये वैल्यू अब आपको पूरी निकालनी थी, तो 10 में h ऐड कर देंगे, तो 60 प्लस 10 ये हो जाएगा 70 मीटर। ओके, तो ये सारे पार्ट्स इस तरीके से करने थे, आई होप आपको क्लियर हुए होंगे। आप इसको जरूर देख के जाइए, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, केस स्टडीज में आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट केस स्टडी को देखते हैं। देखिए ये केस स्टडी आपकी एपी की है, आपको एपी की केस स्टडीज भी आती हैं, आप देख सकते हैं पुराने पेपर। इसमें कहा क्या गया है, अ वुमन बोरोड 10 लाख रुपीज फ्रॉम हर फ्रेंड and promised to return borrowed money in monthly installments beginning from the next month. After 1 month, she returned 10,000, next month 15,000, third month 20,000, and so on, thereby increasing the monthly installment uniformly. Based on the information, answer the following question. Find the amount of installment paid in the 10th month. अब क्वेश्चन में हमसे क्या रखा है कि एक वुमेन अपने दोस्त से 10 लाख रुपीज लेती है, ठीक है, बोरो करती है, तो ये आपका टोटल मनी है, इतना मनी वो ले रही है, तो वो एसएन है, ठीक है। अब उसने क्या कहा कि वो इंस्टॉलमेंट में ये पैसे वापस कर देगी, तो पहली इंस्टॉलमेंट वो दे रही है फर्स्ट मंथ की, तो वो दे रही है 10,000, अगली 15,000, फिर 20,000, ऐसे 5-5 हज़ार रुपये से बढ़ा रही है, और सो ऑन, ठीक है। तो ये एक ही आपका एक, तो यहाँ पर ये आपका एक एपी फॉर्म हो रहा है। तो देखिए यहाँ पर एक एपी फॉर्म हो रहा है जिसमें ये पहले टर्म को हम ए1 बोलते हैं, ये ए2 होता है, इस तरीके से, ठीक है। और डी इनका गैप होता है, तो 15,000 में से 10,000 को माइनस करके आपका आ जाएगा 5,000, ये डी आ गया, और ए1 या ए सेम होता है, ठीक है। अब आपको 10th इंस्टॉलमेंट बतानी है, जैसे पहली है, दूसरी है, तीसरी है, तो 10th इंस्टॉलमेंट को आप A10 बोलेंगे, ध्यान रहे 10th इंस्टॉलमेंट की, पर्टिकुलर इंस्टॉलमेंट की बात कर रहा है। तो A10 कैसे ओपन होता है, A प्लस 9D, वैल्यू पुट करते हैं, तो ए की वैल्यू है हमारी A1 को ए बोलते हैं, और डी हमारा है 5,000, ठीक है। तो पहले आप मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 45,000, 45,000 में 10 जोड़ा, 10,000 जोड़ा, तो ये आ गया 55,000। तो पहला आंसर आ चुका है 55,000, ठीक है, 10th इंस्टॉलमेंट। नाउ आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन में क्या रखा है, विच इंस्टॉलमेंट डिड शी पे 40,000। अब इस बार आपको बोला है कौन सी इंस्टॉलमेंट में, मतलब नंबर बताना है, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट बताना है, कौन से इंस्टॉलमेंट में वो 40,000 पे करेगी। अब जैसे ये एपी बन रही है, तो आगे जाके कहीं पर ये 40,000 पे करने वाली है, मतलब लास्ट वाली वैल्यू दे दी है। अब हमें नहीं पता कौन से नंबर पे, तो ये ए एन की तरह ट्रीट होगा। अब ए एन का फॉर्मूला लगा के इसको सॉल्व करेंगे, तो nth टर्म का फॉर्मूला होता है ए प्लस n-1 इंटू डी।
अब ये हमको 40,000 दिया क्योंकि 40,000 आपको आखिरी वैल्यू दे दी है इन्होंने कि इतना पे करना है उसने। ओके, बट बताया नहीं कि कौन से नंबर पे है, तो वही निकालना था। ए की वैल्यू हमारे पास है 10,000, एन हमें निकालना है, और डी हमारा है 5,000। इधर जाके माइनस होगा क्योंकि प्लस होता है, इधर जाके माइनस होता है, तो 40,000 से 10,000 माइनस होगा तो ये हो जाएगा 30,000। मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, समझ गए होंगे आप। अब क्योंकि ये मल्टीप्लाई होता है तो इसको डिवाइड में भेज देते हैं, तो 30,000 के डिवाइड में आ गया 5,000। जीरो से जीरो कैंसिल, 5 से 30 कट गया 6 टाइम्स। अब -1 इधर आएगा तो ये +1 हो जाएगा, तो 6 + 1 हो गया, मतलब 7th इंस्टॉलमेंट में वो 40,000 पे करेगी। आप चाहे तो A7 निकाल लीजिए, सेम ही आएगा, ठीक है। 7th इंस्टॉलमेंट मतलब A7। तो ये हो गया हमारा अगला क्वेश्चन। थर्ड का ए पार्ट देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, इफ शी रिटर्न 11,50,000 इन ऑल, हाउ मैनी इंस्टॉलमेंट डिड शी पे। अब देखिए यहाँ पर उसने अगर टोटल SN दे रखा है, टोटल अमाउंट इतना पे किया, ओके 10 लाख लिया है, तो कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट देना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि उस पर ब्याज लगा होगा। तो ये SN की तरह हो गया टोटल इतना। तो कितनी इंस्टॉलमेंट देनी पड़ी, एन निकालना है। जब SN दिया हो, एन निकालना हो, तो क्वाड्रेटिक बनता है। आपने पुराने क्वेश्चन किए होंगे चैप्टर से, तो आपको आइडिया लग जाएगा, ठीक है। तो SN का फॉर्मूला लगाएंगे हम, जो कि होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ओके, एक SN का फॉर्मूला होता है n/2 a प्लस an। कई बार बच्चे इसको भी लगाने की सोचते हैं, बट यहाँ पे an कंफ्यूज मत होना, इसको an हमें अकॉर्डिंग टू कंडीशन हमने चूज किया था, बट अगर क्वेश्चन में इतना दे तो आप इसको an यहाँ पे नहीं रख सकते, ठीक है। तो ये फॉर्मूला नहीं लगेगा, ध्यान रहे इस चीज का। ओके, अब यहाँ वैल्यू रखते हैं, तो ये SN है हमारा 11,50,000, एन हमको निकालना है। ए की वैल्यू वही हमारे पास जो थी 10,000, और n-1 और डी हमारा 5,000 है, ठीक है। ये डिवाइड से ऊपर जाएगा, मैं इसको मल्टीप्लाई बाद में कर दूंगा, ठीक है। और सामने आ गया 20,000 प्लस 5,000 की n से कराई, फिर -1 से कराएंगे मल्टीप्लाई, तो 5,000 आ जाएगा। आप इतना समझते हैं आई थिंक। और 20,000 में से 5,000 किया तो ये हो गया 15,000 प्लस 5,000 n। ओके, 115,000 इंटू 2। नाउ n के अंदर मल्टीप्लाई कराते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 15,000 n प्लस 5,000 n स्क्वायर इक्वल टू 115,000 इंटू 2। देखिए पूरी इक्वेशन अगर किसी नंबर से कट रही है तो उसको काट दें, जैसे इजी पड़ेगा। तो 3 जीरो इसके पास है, 3 जीरो इसके पास है, 3 जीरो इसके पास है, मतलब 1000 से डिवाइड हो रहा है। तो हम इसको पहला डिवाइड किया हमने किससे, 1000 से। अब अभी भी ये 5 से डिवाइड हो जाएगा, तो इसके बाद हम फिर से 5 से भी डिवाइड कर देंगे। तो 5 1 ज़ा, 5 3 ज़ा, 5 2 ज़ा 10, 1 बचा, 5 3 ज़ा 230। ओके, तो ये 230 आ गया। अब फाइनली हमारे पास बचेगा 230 इंटू 2, जो कि होता है हमारा 460। यहाँ बचा 3n, ध्यान रहे, और आगे बचा n स्क्वायर। इक्वेशन क्वाड्रेटिक आ रही है, इसको सीक्वेंस में लिख देते हैं। पहले स्क्वायर वाला टर्म, फिर n वाला टर्म, और फिर ये प्लस वाला इधर आके इक्वल के इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, ठीक है। अब इनको लिखने के बाद आप इसको सॉल्व कर दीजिए, फैक्टराइजेशन मेथड या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। यहाँ बेस्ट रहेगा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना, जो कि होता है हमारा -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, और जिसकी इक्वेशन है n, उसके बराबर में रख देते हैं। a है हमारा 1, n स्क्वायर का कोफिशिएंट, b है 3, और c है -460। वैल्यू पुट करते हैं, तो ये हो जाएगा 3, नीचे 3 स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू है 1 और c की वैल्यू है -460 अपॉन 2a। ओके, ये जगह -3 यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ, प्लस माइनस 9, माइनस और माइनस होता है प्लस, और इसको सॉल्व करेंगे तो 6 4 ज़ा 24, ये जाएगा 184 और आगे 0, ठीक है, अपॉन 2। इनको ऐड करेंगे तो 1849। अब ये 1849 किसका होता है स्क्वायर रूट, तो ये आपको डिवीजन मेथड से निकाल लेते हैं। ये 18 आता है हमारा, 4 4 ज़ा 16, उसका 2 बचा, आगे पूरा पेयर उतार देते हैं, ये ऐड होता है। ओके, सब करा रखा है, कैसे निकालता है पुरानी छोटी क्लासेस में आपने देख रखा है। अभी 9 कैसे आएगा, 3 3 ज़ा 9 और 8 3 ज़ा 20, पूरा सेटिस्फाई कर रहा है ना, तो ये 3 आ गया, तो 43 का होता है। तो -3 प्लस माइनस 43 अपॉन 2। अब दो रूट निकलते हैं, ठीक है, क्योंकि क्वाड्रेटिक है। तो पहला पॉजिटिव के साथ सॉल्व करते हैं, तो -3 प्लस 43 अपॉन 2, अब प्लस माइनस माइनस होता है, ये आ गया 40 अपॉन 2, कट के आ गया 20। और एक बार माइनस का सॉल्व करते हैं, तो -3 -43 अपॉन 2, ये हो गया -46 अपॉन 2, तो ये आ गया -23। एन की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होती, तो ये रिजेक्ट हो जाएगी, ध्यान रहे, ठीक है। नेगेटिव या फ्रैक्शन नहीं होती है, एन हमेशा एक नेचुरल नंबर होता है। तो ये 20 आ चुका है, और 20 हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, सो आई होप आप समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट में देखिए क्या लिखा है,
इसका और वाले पार्ट में क्या रखा है, बाय विच इंस्टॉलमेंट शी रिटर्न अ टोटल अमाउंट ऑफ 3,25,000। सेम क्वेश्चन डिट्टो वही दे दिया है, बस एस एन की वैल्यू को इस बार चेंज करके 3,25,000 बोल रखा है। इन्होंने बोला है कि अब एन की वैल्यू बताओ जब इनके पास जो जो अमाउंट इन्हें टोटल दिया है, रिटर्न किया है, टोटल मतलब एस एन 3,25,000 है। तो जहाँ एस एन दिखे वहाँ 3,25,000 रख दीजिए, ठीक है। तो 3,25,000 हम यहाँ रख देते हैं। बाकी जो भी कैलकुलेशन थी उसमें वही सब चीज़ें करेंगे, तो ये हो जाएगा 3,25,000। बाकी वैल्यू सेम ही है तो मैं इसमें चेंजेस नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3,25,000। नेक्स्ट, अब यहाँ पर इसको मैं रब कर देता हूँ। फिर से यहाँ पे 3,25,000 इंटू 2 बराबर 15,000 एन प्लस 5,000 एन स्क्वायर, ओके। फिर से 3 जीरो कटे, समझ गए होंगे, 1000 से डिवाइड किया। फिर 5 से भी कट रहा है, 5 वन ज़ा, 5 थ्री ज़ा, 5 सिक्स ज़ा 30 बचे, तो 5 फाइव ज़ा, ओके। 65 और 2 बचे, 65 टू ज़ा कितना होता है, ये होता है हमारा 130, 3n प्लस एन स्क्वायर। सेम वही चीज़ कर रहे हैं, इसको सीक्वेंस में लिख दिया और ये इधर आके माइनस हो गया। फिर से इसके जीरोस निकालेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इस बार जो अभी हमने लिखा था माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 है। अगर किसी क्वेश्चन में मेंशन ना हो जीरोस निकालने के लिए तो आप ये लगा दीजिए डायरेक्टली, ठीक है। रखते हैं वैल्यू, माइनस बी की वैल्यू 3 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4, ए है 1 और सी है 130, वो भी माइनस का, ठीक है, अपॉन 2 है। ये रहेगा 3 माइनस का प्लस माइनस, ये 9 माइनस माइनस हो गया प्लस, और 13 फोर जा 52 और 0, ओके। 520 में 9 जोड़ा तो ये आ गया आपका 529। 529 आपको पता होना चाहिए, ये होता है 23 का, ओके। मैंने आपसे बोल रखा है 30 तक के स्क्वायर रूट याद रखने जरूरी होते हैं, जल्दी हो जाता है। बाकी आप इसको निकाल भी सकते हैं, 529 जैसा भी निकाला था पेयर बना के, 2 टू ज़ा 4, ये बचा आपका 4, 3 से करेंगे तो आपका पूरा 129 आ जाएगा, तो 23 का होता है, ठीक है। बाकी एक बार प्लस के साथ सॉल्व करते हैं, तो ये जाएगा 20/2, कट के आ गया 10, और एक बार माइनस के साथ 26 माइनस का आएगा। तो देखिए माइनस वाली वैल्यू रिजेक्ट हो जाती है जैसा अभी बताया था, तो ये हो जाएगा 10। तो यहाँ पे आ जाएगा 10th इंस्टॉलमेंट, ओके। टोटल 10 इंस्टॉलमेंट में इतना पैसा जाएगा। तो ये था हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, आई होप समझ में आया होगा। इस चैप्टर से भी करके जाइए, केस स्टडी बनती है। लास्ट केस स्टडी पे आ जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, थर्ड केस स्टडी। इसमें लिखा है अ फील्ड इज इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल, द कोऑर्डिनेट ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड ABCD आर 10, 10, बी का है 40, 10, सी का है 40, 50 और डी का है x, y। Anil and Anita, two friends, decided to have a race. Anita started from point A and moved to point E along diagonal AC। अब यहाँ पे दो फ्रेंड हैं, जो लोग क्या कर रहे हैं, रेक्टेंगुलर जो यहाँ पर हमें एक फील्ड दे रखा है उस पर मूव कर रहे हैं, तो उनका सीक्वेंस दे रखा है। तो अनीता जो है वो कैसे मूव कर रही है, वो ए से स्टार्ट कर रही है, ए पॉइंट यहाँ पे देखिए, यहाँ से, और कहाँ जा रही है, ई की तरफ जा रही है अलॉन्ग ए सी, हमें बता रखा है डायगनल है ए सी। उसके बाद ई क्या है हमारा, इंटरसेक्शन ऑफ बोथ डायगनल ए बी सी डी, जो यहाँ पे डायगनल है ये पॉइंट, इस पे इंटरसेक्शन है ई, ठीक है, ए सी और बी डी जो डायगनल है उस पर। नाउ अब बोला है शी मूव टू पॉइंट बी, अब यहाँ से पॉइंट बी पे मूव कर जा रही है अलॉन्ग अदर डायगनल जो कि डी बी है, और वापस ये आ जा रही है ए पॉइंट पर अलॉन्ग बी है, मतलब यहाँ से वापस आ जा रही है, तो ये ऐसे जा रही है ई ए फिर ई बी फिर ए बी, ओके। सो आई होप समझ गए होंगे आप। नाउ दूसरा जो बंदा है इसका नाम है अनिल, वो स्टार्ट कर रहा है सी से, वो जा रहा है ए पर, ठीक है। तो सी से जा रहा है ए पर, लेकिन किससे होता हुआ, डी से होता हुआ, तो मतलब ये ऐसे जा रहा है फिर यहाँ से इधर जा रहा है। अब बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन आंसर करना है हमें। पहला क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ई। तो ई के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं, ई ये है, देखिए अब यहाँ पर ए और सी के पॉइंट्स हमें पता है तो हम इसी के थ्रू निकाल पाएंगे। और रेक्टेंगल के लिए एक पॉइंट ध्यान रखें, रेक्टेंगल के जो डायगोनल होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं, ओके। तो जो हमारा ए सी है ये, और इधर बी डी है, ये बाइसेक्ट करता है जैसा पैरेललोग्राम में होता है। तो पैरेललोग्राम की तरीके से इसको भी किया जाता है, ध्यान रहे। अगर पैरेललोग्राम का केस आता है वो मैं करा रखा है, ये आता है तो आपको इस तरीके से कर लेना है। तो
जब बाइसेक्ट करेगा तो मिड पॉइंट लगेगा, ध्यान रखना, मिड पॉइंट का सेक्शन फॉर्मूला लगेगा। अब मिड पॉइंट में क्या होता है, एक्स की वैल्यू निकलती है x1 प्लस x2 अपॉन 2, वाई की वैल्यू निकलती है y1 प्लस y2 अपॉन 2। ओके, अब ये होता है x1, ये होता है y1, ये होता है x2, ये होता है y2, और e के कोऑर्डिनेट को बोलते हैं x और y। ठीक है, यहाँ स्मॉल है तो इसको मैंने कैपिटल ले लिया। तो x बराबर x1 की वैल्यू है 10, ये हो जाएगा 40 अपॉन 2, तो 50 अपॉन 2 कट के आ गया 25। y की वैल्यू y1 प्लस 50 अपॉन 2, ये हो गया 60 अपॉन 2, कट के आ गया 30। तो इसके कोऑर्डिनेट बड़े आराम से आ चुके हैं, 25 और 30। और आप समझ गए होंगे मिड पॉइंट कब लगेगा। नेक्स्ट, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट बी सी। अब आपको बी सी की डिस्टेंस निकालनी है, ये डिस्टेंस इनके बीच की। ठीक है, अब यहाँ पे फिक्स है x2 y2, तो हम इसको x1 y1 मान लेते हैं। तो आपको डिस्टेंस फॉर्मूला पता होना चाहिए, वो क्या होता है, वो होता है हमारा x2 माइनस x1 होल स्क्वायर रूट के अंदर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। वैल्यू पुट कर देते हैं, x2 हमने 40 को बोला है, x1 हमें 40 को बोला है, दोनों का माइनस करके होल स्क्वायर, y2 हमने 50 को बोला है और y1 10 को बोला है, ध्यान रखें, और ऊपर रूट है। 40 में से 40 गया तो 0, और 50 में से 10 गया तो 40। ओके, 0 से कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो रूट 40 का स्क्वायर अगर हम करेंगे तो ये हमें अंडर रूट 1600 मिलेगा, और बाद में फिर से ये 40 मिल जाएगा। तो आपको ये भी पता है कि रूट से स्क्वायर कट जाता है तो 40 आना है। ओके, तो डायरेक्टली भी आप कर सकते हैं। तो ये डिस्टेंस आ गई हमारी 40 यूनिट। ओके, ये आ गया 40 यूनिट, कोई मीटर नहीं दिया है, कुछ नहीं दिया, तो यूनिट आ गया। तो ये आंसर भी आ चुका है। नाउ ये हमारा आ चुका है 40 यूनिट। थर्ड में हमसे क्या रखा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट डी एंड डिस्टेंस बी डी। अब आपको डी के कोऑर्डिनेट बताने हैं और डिस्टेंस बतानी है बाद में बी डी। अब एक्चुअली हम ऑलरेडी ई के पॉइंट निकाल चुके हैं, तो अब हमें प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए, हमें बी और डी की बात है, तो बी हमें पता है 40, 10 है, यहाँ ई निकल चुका है जो कि है 25, 30, और डी के पॉइंट है एक्स कॉमा वाई स्मॉल का। हमें इसके पॉइंट बताने, मैंने बताया था बाइसेक्ट कर रहा है, तो मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला लग जाएगा। तो ये ट्रीट हो जाएगा, ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y2, और ये एज अ x और y ट्रीट होगा। ठीक है, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। तो कंफ्यूज मत होना यहाँ के एक्स वाई और इस एक्स वाई से। तो x मतलब ये इस बार ये वाली वैल्यू दी है, तो x बराबर इस फॉर्मूले में रख रहा हूँ x1 जो कि x है प्लस x2 अपॉन 2, डिवाइड से 2 इधर गया, तो 25 2 हो गया 50, फिर प्लस का 40 इधर आएगा, तो 50 में से 40 चला गया, तो ये आ गया 10। तो x की वैल्यू 10 आ गई। ऐसे ही y के लिए सॉल्व करते हैं। अब y की वैल्यू कितनी है, 30, बराबर इस फॉर्मूले में रखना है y1 जो कि y है प्लस y2 जो कि 10 है अपॉन 2, ये इधर आ गया मल्टीप्लाई 60, फिर बाद में 10 इधर माइनस होगा जैसा मैंने यहाँ पे किया, तो ये हो जाएगा 50, y के लिए आ गए 50। तो x की वैल्यू 10 और y की वैल्यू 50 आ चुकी है, जो कि हमारे कोऑर्डिनेट हो गए। तो ये हो गया 10 और ये हो गया हमारा 50। ओके, सो ये थे हमारे इसके आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले पार्ट के लिए। हमसे बोला था फिर हमें डिस्टेंस निकालनी है बी डी की, क्योंकि अब हमारे पास पूरी वैल्यू आ चुकी है बी से डी तक की। तो बी डी की डिस्टेंस निकालनी है। बी हमें 40, 10 दिया था, और डी हमें अभी हमने 10, 50 निकाल लिया है। तो इसकी डिस्टेंस निकालनी है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देते हैं, x1 y1 किसी को भी मान लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो फॉर्मूला अभी हमारे पास था, डिस्टेंस फॉर्मूला x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ओके, नाउ 40 में से 10 गया, तो ये बचा हमारे पास 30 स्क्वायर, और ये 10 में से 50 गया तो माइनस 40 होल स्क्वायर। नाउ ये हो गया 900, ये हो गया 1600, और माइनस का बन जाता है प्लस। इसको सॉल्व करेंगे तो 2500 आ गया, और सबको पता है 25 होता है 5 का, और 2 जीरो को बाहर निकालेंगे तो 1 जीरो बचेगा, तो आ गया 50 यूनिट। तो बी डी की डिस्टेंस भी आ चुकी है 50 यूनिट। ओके, बी से डी तक की जो डिस्टेंस थी वो हमें पूरी मिल चुकी है 50 यूनिट। आई होप इतना क्लियर होगा, ये पूरी डिस्टेंस आ गई 50 यूनिट्स। ठीक है, ना इसका और वाला पार्ट देख लेते हैं। और वाले पार्ट में हमसे क्या रखा है, फाइंड टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अनीता। अब अनीता कहाँ से कहाँ तक गई थी, तो अनीता पहले गई थी ए से ई, फिर गई थी ई से बी, फिर गई थी बी से ए। तो हमें निकालनी पड़ेगी ए ई, फिर निकालनी पड़ेगी ए बी, फिर बी ए। ओके, तो यहाँ पे हमें ए ई की डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी। तो ए ई की डिस्टेंस निकाल लेते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला से,
तो ये x1 y1 है, इसको x2 y2 मान लेते हैं। तो 25 में से 10 गया, मैं डायरेक्टली लगा रहा हूँ, 25 माइनस 10 होल स्क्वायर। फिर 30 में से 10 को माइनस करते हैं, 30 माइनस 10 होल स्क्वायर और ऊपर रूट। तो 25 में से 10 गया 15 का स्क्वायर, 30 में से 10 गया 20 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर होता है 225 और 20 का स्क्वायर होता है 400। ऐड करेंगे तो 625 आएगा और 625 होता है हमारा 25 का। तो ये डिस्टेंस आ गया 25, तो ये आ गया 25। अब देखिए यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आपको निकालनी थी EB की वैल्यू, आपको निकालनी है EB की वैल्यू। अब EB है हमारा ये वाला पार्ट, ठीक है। अभी बताया था मैंने बाइसेक्ट हो रहा है, क्योंकि BD जो है वो हमारा आया है 50 यूनिट और जो EB है वो बाइसेक्ट हो रहा है, मतलब ये दोनों बराबर हैं। तो ये हमारे टोटल BD का हाफ होगा ना, बाइसेक्ट मतलब इसका आधा, तो 50 का आधा कितना हो गया 25। तो ये डायरेक्टली मैंने 25 लिख दिया, इसमें आपको सॉल्व नहीं करना है, सॉल्व भी करेंगे तब भी आ जाएगा, बट डायरेक्टली बता दिया। नेक्स्ट हमें निकालना है BA, तो BA की डिस्टेंस निकाल लेते हैं। BA हमारा यहाँ पे है, तो डिस्टेंस निकाल लेते हैं x1 y1 या x2 y2। तो x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर और ऊपर रूट। ये हो गया 30 स्क्वायर प्लस ये 0 स्क्वायर। 30 का स्क्वायर 900 होता है, फिर से आ जाएगा 30, बाकी आपको बताया था मैंने। तो ये वैल्यू आ गई 30, ऐड करके आप इसको सॉल्व कर देते हैं। ये हो गया 50 प्लस 30, ये हो गया हमारा 80 यूनिट्स। ओके, सो ये था हमारा आंसर। आई होप आप समझ गए होंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से भी आपकी केस स्टडी बनती है और यही सारे कॉन्सेप्ट पूछे जाते हैं, मिड पॉइंट, सेक्शन फॉर्मूला और बाकी आपका डिस्टेंस फॉर्मूला। तो मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। 17 के पेपर के लिए आप ये सब चीज़ें देख के जाइए, यहाँ से कॉन्सेप्ट को सीखिए। तो टेक केयर, बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट।